Namaskar, I am Arman Lilothia. I welcome you to Trust Media. From Una to Bhima Koregaon, from Hathras to Delhi Cant, the Bahujan community has been at the receiving end of caste-based atrocities. With Brahmanical and Manuvadi forces coming to power, anti-Dalit sentiment has been further perpetuated by the state. Ineffective implementation of law, institutional protection offered to the accused, harassment faced by the family of the victim, and delayed justice are just some of the problems faced by Dalits when they seek. According to NCRB data, 10 Dalit women are raped every day, while crimes against Dalits have risen by 37% in the last decade. Considering the plight of the Bahujan community, it is imperative to discuss. Do Dalit lives really matter? हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं भंवर मेघवंशी जी. He is a journalist, author of the famous books I Could Not Be a Hindu and मैं एक कार सेवक था. At the age of 13, he became a member of the RSS, but after realizing the casteist mentality within the RSS, he has been fighting for the rights of Dalits ever since. Then we have Miss Meena Kotwal ji. She's a journalist who has worked with BBC and National Dastak. She's working with the channel Mook Nayak to bring the issues of the oppressed classes to light. मैं मीना जी आपसे शुरुआत करूंगा. जो दिल्ली कैंट में अनफॉर्चुनेट रेप इंसिडेंट हुआ 9 साल की दलित बच्ची के साथ और उसकी फैमिली के कंसेंट के बिना उसको जला दिया गया बॉडी को. 2012 में निर्भया इंसिडेंट होता है. हम देखते हैं कि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, एक्टिविस्ट बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत एजिटेशंस होती हैं. जब हाथरस वाले इंसिडेंट पे आते हैं या दिल्ली कैंट के इंसिडेंट पे भी आते हैं, तो हम देखते हैं कि एक रवैया, जो एक सामाजिक रवैया है दलित उत्पीड़न या अट्रॉसिटीज के खिलाफ, उस पर कोई आउटरीच नहीं होता, उस पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज नहीं करती है. वहीं की लोकल वाल्मीकि कम्युनिटी जितनी अपनी आवाज उठा सकती है वो उठाती है और इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम में लाती है. अब ये सिलेक्टिव आउटरीच और हिपोक्रेसी का क्या रीजन है? या तो ये रीजन है कि दलित अट्रॉसिटीज और बहुजन कम्युनिटी पे जो अट्रॉसिटीज होती हैं इंडिया में इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि लोगों को अब फर्क ही नहीं पड़ता. मीना जी. शुक्रिया अरमान, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया. आपने यहाँ पे कारण पूछा कि लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे. अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं जो है लाइव करके आ रही हूँ, और जब लोगों से पूछा जाता है यहाँ पर कि क्यों लोग जो है देश भर के लोग क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं, देश भर तो दूर की बात, हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली के लोग ही क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं. दिल्ली में ही ये मामला है और दिल्ली में ही सारे एक्टिविस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, ज्यादातर तो सब लोग यहीं पर रहते हैं, फिर भी यहाँ पर लोग नहीं पहुंच रहे. वहीं हम दूसरी ओर निर्भया वाला देखें तो निर्भया वाले में सब लोग पहुंच जाते हैं. तो यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि हम लोग वाल्मीकि समाज के हैं, हम ही लोग पहुंच रहे हैं. तो जब बेटी वाल्मीकि समाज की है तो लोग भी वही पहुंच रहे हैं. लेकिन निर्भया वाले में लोगों ने नहीं पूछा वो किसकी बेटी है, सब लोग सिर्फ पहुंच गए. वहां पर सिर्फ वो बेटी थी, यहाँ पर वो दलित की बेटी है. तो जब यहाँ पर कास्ट आ जाती है तो कास्ट मैटर हो जाती है कि वो बेटी किसकी थी. इसीलिए जो है लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं. आज भी जो है मैं लगातार 8 दिनों से यहाँ पे बनी हुई हूँ. 8 तारीख हो गई है जब यहाँ पे कहा गया कि भाई दिल्ली बंद होनी है, लोगों को इकट्ठा होना है, तो भी लोग नहीं हो रहे हैं इकट्ठा. तो यहाँ उनकी संवेदनाएं जो हैं वो कास्ट पर ही आकर अटक जाती हैं कि उनके जो संवेदनाएं हैं उन्हें पता चलता है कि वो उनकी कास्ट का है या नहीं है. जो एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, उन लोगों को तमाम मुद्दों पर बोलने के लिए तमाम मुद्दों पर बोलने का जो है समय है, लेकिन इन पर ना वो बोल रहे हैं ना आवाज उठा रहे हैं. आज तो संडे है, आज तो ज्यादातर लोगों की छुट्टी रहती है और लॉकडाउन में तो वैसे भी काफी सारे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो भी लोग जो है इकट्ठा नहीं हो रहे हैं. तो इससे बड़ी शर्मिंदा की बात और क्या होगी कि बेटी को बेटी नहीं समझा जाता, उसको दलित की बेटी पहले समझा जाता है. इसमें क्या आप मीडिया को अकाउंटेबल समझती हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर फोकस ही नहीं करता, कि वो ड्यू टू द कास्ट एंगल वो लोग इस मैटर को उठाते नहीं हैं? बट आप क्या समझती हैं कि ये इसमें कास्ट एंगल इन्वॉल्व है, मीडिया इसमें इन्वॉल्व ना होने बिल्कुल से? बिल्कुल
मीडिया देखिए, जो टीवी मीडिया है, टीवी मीडिया ही घर घर तक पहुंची है। जो हमारे देश के छोटे छोटे गांव हैं, जो आप ये लगा लीजिए, यूट्यूबर्स को कौन कितना जानता है। हम लोगों में जितनी क्षमता है, हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में बताएं। हम लोग बताएं कि यहाँ पे इस तरह का मामला हो रहा है, लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो, यहाँ पर आए, पहुंचे। लेकिन क्या हम लोग सब तक पहुंच रहे हैं? टीवी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, निर्भया वाला केस किसको नहीं पता था? उसमें किसका सबसे बड़ा रोल था? टीवी का। दिल्ली में भी लोगों को नहीं पता पता है कि भाई दिल्ली में इतना बड़ा जो है रेप कांड हो गया है। तो क्या वजह है? क्योंकि यूट्यूबर्स को कौन नहीं देखते? हमको आपको लोग नहीं देखते हैं इतना जितना टीवी को देखते हैं। सब लोग आज तक, जी, यही सब तो देखते हैं सब लोग। तो उनको पता है कि भाई आज तक जो है उनका चैनल, सबको लगता है कि आज तक जो है सच्ची खबर दिखा रहा है। लेकिन वो तो हम जैसे लोगों को पता है कि वो क्या दिखा रहा है और क्या नहीं दिखा रहा है। मैं आज तक की बात नहीं कर रही, वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हम लोग समझ रहे हैं। उनके लिए ये बड़ा मुद्दा बनाना ना बनाना वो उनकी मर्जी है। इतना बड़ा रेप कांड हो जाता है, क्या वजह है कि जो प्रिंट मीडिया भी है पहले पेपर पर जगह नहीं देता है, न्यूज़पेपर नहीं देता है ऐसे मामले को। तो इसकी कोई वजह है ना, वो वजह सिर्फ कास्ट है यहाँ पर। कास्ट की वजह से। और मेन स्ट्रीम मीडिया में हम सब जानते हैं कौन लोग भरे हुए हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक जैसे लोग हैं। तो उनके लिए मैटर ही नहीं करता कि भैया वाल्मीकि समाज की लड़की है और वाल्मीकि समाज के उसमें क्यों आवाज उठाए। अगर यही लड़की सवर्ण होती, तो अगर इतना घिनौना भी नहीं हुआ था होता ना, तो भी लोग इकट्ठा हो जाते। हालांकि रेप से घिनौना कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ जिस तरह से बच्ची को जो है जिंदा ही जला दिया गया, उनकी माँ बाप की इजाजत भी नहीं ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी एक किसी ने बताया कि एक रिपोर्ट में आया, छपा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया भी नहीं है कि उसको जो है करंट लगा है। तो सोचिए, उसको जब जो पुजारी कह रहा था करंट लगने से उसकी मौत हुई है, तो सोचिए ऐसे घिनौने मामले पे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, तो किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके घर में ऐसा मामला हो और फिर उस पर कोई भी खड़ा ना हो? उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक जब तक दूसरों पर जो है आंच आई है ना, तो लोगों को नहीं लग रहा है। जब जब तक खुद पर नहीं आएगी ना, तब तक लोगों को लगता ही नहीं कि इतना बड़ा मामला हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी एक तो वजह है कास्ट जो है, कास्ट देख के भी लोग आ रहे हैं। निर्भया वाले में लोग, पुलिस ने कितना रोका था, लाठी चार्ज हुआ था, पानी बरसाया गया था, फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तब भी लोग नहीं आ रहे हैं। ऊपर से जो है सोशल मीडिया पे एक दो जगह मैंने देखा भी कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा लोग आने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे रोका जा रहा है, वैसे रोका जा रहा है। तो यहाँ आने के लिए भी सोशल मीडिया पे एक तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि यहाँ पे लोग पहुंचे ही ना। जो पहुंचना चाहता है वो परेशान होने की वजह से वो सोचेगा कि हम लोग पहुंचे ही ना। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पर चल रही है। मीना जी, इसमें आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करी। मैं दाद देना चाहूंगा मूक नायक जैसे चैनल्स का, बहुजन टीवी का, और अन्य चैनल्स हैं जो दलितों के मुद्दे बहुत जोर से उठाते रहे हैं। जी, मगर शुक्रिया अब आपका। सवाल उठता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो सवर्ण क्लास है उससे मतलब ओवर रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से कह सकते हैं इसका। दलितों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और कोई दलित जर्नलिस्ट अगर उठना भी चाहे तो उसको दबा दिया जाता है। अभी रिसेंटली आज तक के किसी एक जर्नलिस्ट ने प्राइम टाइम डिबेट पे एक लंबी स्पीच दी, एंटी रिजर्वेशन स्पीच दी उन्होंने। अब ये जो छोटे इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो बहुजन मीडिया जिसको कहा जा सकता है, कैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कब्जा कर रखा है मीडिया स्पेस पर, उसको तोड़ने का आगे क्या प्लान हो सकता है इंडिपेंडेंट मीडिया की? आप रिप्रेजेंट करती हैं तो आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगा। देखिए, पहले तो हम लोग यही गलती कर रहे हैं कि हम उनको मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया होती तो हमारे भी मुद्दे उठाती। वो तो मुद्दे उठाती है कास्ट को देखकर। और अब उनका मोड यही है कि हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है छोटे छोटे, उनको घर घर तक पहुंचना होगा। और वो शिक्षा इसमें एक बड़ा योगदान कर सकते हैं। जब शिक्षित होते हैं लोग, मुद्दों को समझते हैं, तभी तो फिर वो समझ पाएंगे ना इनकी चालाकी। वो मिनी स्ट्रीम मीडिया की जो है चल रही है, या गोदी मीडिया हम उसको कह ले, जो उनकी चालाकी चल रही है वो हम लोग समझ पाएंगे जो शिक्षित हैं। जो बेचारा गांव देहात में बैठा है, उसको क्या लग रहा है कि यही हमारा मीडिया है और ये जो दिखा देगा वही सत्य है। तो उसको नहीं पता कि ये गोदी मीडिया की कितनी बड़ी चालाकी है। उनकी वहां तक पहुंच तो गया, लेकिन वो जो इंसान है वो उन तक नहीं पहुंच सकता। तो हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी कि जो है एक दूसरे को फैलाया जाए, लोग हमें देखना शुरू करें। यही होगा। और जो हमारे समाज के जो बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो एक दूसरे को प्रमोट करें।
तभी होगा। जैसे अगर आप देखेंगे शर्मा तिवारी को प्रमोट करता है, फिर तिवारी मिश्रा को प्रमोट करता है, तो ये लोग तो एक दूसरे को प्रमोट कर लेते हैं और एक दूसरे को एक जगह पहुंचा लेते हैं। लेकिन क्या हमारे समाज में ऐसा होता है? हमारे समाज में एक दूसरे को प्रमोट भी तो नहीं किया जाता। हमारे समाज में एक दूसरे को देखा जाता है कि अच्छा ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको तो पीछे खींचना चाहिए। तो ये वजह भी इसकी है कि हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, और मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारा समाज तो है ही नहीं, तो जो इन तरह के मुद्दों को उठाए वहां पे इस तरह की बहस शुरू करे। जो है बेचारे नीचे तबके पे हैं और जो काम कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, बस चुप रह के उनको काम करना पड़ा है। जिस दिन वो जबान खोल देंगे उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो जब वहां पे वो लोग ही नहीं पहुंचे तो इस तरह के मुद्दे क्या ही उनको पहुंचेंगे उनका। राइट। मैं इसमें भंवर जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। भंवर जी, आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत का ये बयान है कि वी शुड बिलीव इन एंड फॉलो डाइवर्सिटी इन यूनिफॉर्मिटी एंड नॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये आरएसएस की एक्सपेक्टेशन है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटीज या संघ के जो सैंक्शन रूल्स हैं अबाउट रिलीजन, फूड हैबिट्स, अटायर, लैंग्वेज, क्या उसको एक इम्पोज करने का तरीका है संघ का? और क्या आपको लगता है कि संघ के इस पहल से कुछ हमारे जो समाज पे अट्रॉसिटीज होती हैं क्या वो कम हो सकती हैं? भंवर जी। बहुत शुक्रिया अरमान जी। सबसे पहले तो मैं हमारी बहुत जांबाज और बहादुर पत्रकार मीना कोतवाल जी को इस मौके पर जय भीम कहता हूँ और उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। वो जिस ढंग से दिल्ली कैंट के मामले को लड़ रही हैं वो बहुत हौसले की बात है। तो सबसे पहले तो इनके लिए, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया पिछले सवालों में, मेन स्ट्रीम। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में मेन स्ट्रीम जैसा कुछ नहीं है, और यहाँ मीडिया जो है वो मनु स्ट्रीम मीडिया है। तो एक मनु धारा का मीडिया है, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं है, हम उससे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं। वो सदैव से खिलाफ रहा है और मुझे लगता है कि वो दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूरा एक नैरेटिव गढ़ने का काम रात दिन वो लोग करते रहते हैं। तो इतने सालों से जब उन्होंने मदद नहीं की तो आज क्या मदद वो करेंगे। अब आपने जो बात कही आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के, जो तरह तरह के बयान वो दे रहे हैं, मुस्लिम मंच में जाकर के कुछ और बयान देते हैं, वहां जाकर के उन्होंने डीएनए एक होने की बात कह दी, फिर कहीं वो कह रहे हैं कि हम सब तो एक हैं। बरसों से उन्होंने 31 साल से तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं और कोई अलग अलग नहीं है, सब बिल्कुल कोई पतित नहीं है। इतना अगर आरएसएस समझदारी है उसमें, तो किसी भी दलित एट्रोसिटी में वो खड़ा क्यों नहीं होता है? ये जित पूरा देश का दलित खड़ा हो जाता है उना को लेकर के, रोहित वेमुला को लेकर, डेल्टा मेघवाल को लेकर के, हाथरस की बेटी को लेकर के, दिल्ली कैंट के मुद्दे को लेकर के। मोहन भागवत का बयान इस पे तो नहीं आता। पता नहीं किन किन चीजों पे वो बयान दे रहे हैं। जहां उनको आके खड़ा होना है दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जहां मॉब लिंचिंग हो रही है, जहां एट्रोसिटीज हो रही है और ब्रूटल एट्रोसिटी हो रही है, गैंग रेप हो रहे हैं, बेटियों को जला दिया जा रहा है जिंदा, वहां पर मोहन भागवत की जवान तालू पर चिपक जाती है और बाकी बातें करते हैं वो दर्शन, फिलोसफी, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। तो हमें नहीं चाहिए उनका ये इस तरह का, ये जो भी वो चीजें, अवधारणाएं गढ़ रहे हैं, वो सब चीजें हमें नहीं चाहिए। हमें इसका जवाब चाहिए कि तुम्हारी प्रचंड बहुमत की सरकार है इस देश में, और आज भी हमारी बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो क्या करेंगे इस हिंदू राष्ट्र का और तुम्हारे हिंदुत्व का। हमें समरसता उमरसता कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो संविधान हमें अधिकार देता है और जो हमें जिंदगी जीने का हक है, वो तो कम से कम हो, लेकिन वो भी संभव नहीं है। और आप बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समरसता की बातें कर रहे हैं, समानता की, और कुछ का कुछ ला करके सारी बहस को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आरएसएस को और तमाम जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उनको अपनी हिपोक्रेसी को छोड़ करके उन रियल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वही तो सारा मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों नहीं आने देते हैं हमारी सारी बातों को, इस तरह की जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं। तो कुछ दिखता नहीं है। तो जवानी जमा खर्च, अरमान साहब, उनका अलग है, और वस्तुतः वो काम कुछ और कर रहे हैं और वो हमें दिख रहा है। वो जितना प्यार दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, वो है नहीं वास्तव में। जबान पे कुछ और है और उनके अंदर कुछ और है। ये
मुंह में कुछ और है और बगल में छुरी लेकर के चलने वाले लोग हैं। तो हमें तो भरोसा नहीं है इनकी तमाम यूनिफॉर्मिटी की और तमाम जो बातें करते हैं ये सब बकवास है। भंवर जी, एक सवाल इससे ये उठता है कि आरएसएस के अंदर जितने चीफ रहे हैं उनके, वो या तो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर फॉरवर्ड कास्ट या जो सपोजिटली अपर कास्ट होते हैं उसमें से बिलोंग करते हैं। क्या ये एक रिफ्लेक्शन है आरएसएस की कास्टिस्ट नेचर का? और कुछ आप ऐसी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपको फेस करने को मिली आरएसएस में रहते हुए, जो आपको महसूस हुआ कि आरएसएस छोड़नी चाहिए और दलितों के मुद्दों को अब उठाना चाहिए? भंवर जी, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। आ, पहली बात तो यह है कि अब तक आरएसएस का जो लगभग 100 साल का उनका जो समय है, 97 ईयर का, उसमें 7 लोग उनके आरएसएस के चीफ बने जिनको सरसंघ चालक कहते हैं। 7 में से 6 ब्राह्मण और 1 राजपूत, राजेंद्र सिंह जिनको रज्जू भैया कहा जाता था, वो एक राजपूत बने हैं। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समुदायों का, एससी एसटी और ओबीसी का कोई आरएसएस का चीफ ना आज बना है आज तक 95 साल में, और अगले 50 साल तक भी बनने की संभावना नहीं है। क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है जिसमें वो जो उनके प्रचारक नीचे से बनकर के ऊपर तक आते हैं और अपना सरसंघ चालक चुनते हैं, उस पूरी पद्धति में, प्रक्रिया में कहीं पे भी दलित, आदिवासी और घुमंतु और ये जो आपका पिछड़ा तबका है वो नहीं है। वो निचले तब नीचे नीचे अब कहीं कुछ कुछ नजर आने लगे हैं जिला स्तर पे या संभाग स्तर पे, लेकिन अभी उनको वहां तक ऊपर आना, और ऊपर में भी अखिल भारतीय उनका जो प्रतिनिधि मंडल होता है उसमें आकर के अखिल भारतीय कार्य समिति में आना, कार्य समिति में भी पदाधिकारी बन पाना बहुत लंबी एक लड़ाई होगी। मतलब एक बहुत लंबा एक सफर होगा जिसको वो पार करते करते बहुत कुछ बदल जाएगा। तो ये बहुत साफ है कि आरएसएस मतलब भारत का राष्ट्रपति तो बन सकता है कोई दलित, क्योंकि वो भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। आरएसएस का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि कोई दलित आरएसएस का चीफ बन सके। अगर आरएसएस इतना ही दलितों का हितैषी, आदिवासियों का हितैषी, पिछड़ों का हितैषी है तो बनाए किसी को। क्यों केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उन्होंने ये एकाधिकार दे रखा है कि वही चीफ बनेगी और वही ज्ञान देती रहेगी पूरे देश भर को। तो आरएसएस के हर कदम में वो हिपोक्रेसी है, वो पाखंड है, वो नजर आता है। आप उनकी प्रचारक पद्धति में देखिए, उनके जो पदाधिकारी होते हैं उनमें देखिए, वो जिन लोगों पर यकीन करते हैं, जिनको आगे बढ़ाते हैं, उनका जो सारा ढांचा नियंत्रित करते हैं, और आरएसएस में जो नीति निर्माण चलता है वो सब कुछ एक तरीके से एंटी दलित और एंटी आदिवासी चलता है। लेकिन बाहर वो ऐसा दिखाते हैं कि वनवासी कल्याण आश्रम बना दिया, भील परिषद बना दिया, और वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए हम सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सबरी कुंभ करेंगे, वहां पर राम कथाएं करेंगे, आदिवासियों के बीच में जाकर के शाकाहार का ज्ञान देंगे, उनको जनेऊ पहनाना सिखाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, हनुमान मंदिर बनाएंगे छोटे छोटे। सेम दलितों के साथ भी कर रहे हैं। दलित बस्तियों में झोला लाइब्रेरी चल रही है, उनकी सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, आदर्श विद्या मंदिर खोल दिए उन्होंने वाल्मीकि समाज के बहुत सारे गांव में, दलितों की अन्य कम्युनिटी के बहुत सारे गांव में। तो उनका पूरा कोशिश ये है कि दलितों को पूरी तरीके से सफरनाइज किया जाए, उनको पूरी तरीके से हिंदुत्व के रंग में रंग करके ऐसा बना दिया जाए कि बस वह हिंदू होने का गर्व करें, इसके अलावा उनके पास कुछ बचे नहीं। जैसा कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से को ओबीसीज को तो उन्होंने इस काम में लगा ही दिया है। लेकिन आरएसएस को अभी भी एक चुनौती दलितों से ये झेलनी पड़ रही, क्योंकि यहाँ पर एक आइडियोलॉजी है, एक बहुजन आइडियोलॉजी है। यहाँ पर बहुत सारे आइडियोलॉग हैं, हमारे अपने अपने नायक हैं, नायिकाएं हैं, जिन्होंने एक विचार दिया है, तो उस विचार के साथ हम खड़े हैं। तो एक चुनौती इधर से अभी भी उनके पास आ रही है, लेकिन बावजूद इसके भी उनका समरसता मंच काम करता है, और वो कोशिश ऐसा एक मैसेज देने की करते हैं कि आपका हम बहुत ख्याल कर रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि का एक ट्रस्ट बनता है तो कामेश्वर चौपाल नाम के एक दलित को भी उसमें वो रख लेते हैं। तो इसी बंदे को उन्होंने 1989 में भी जब ये ताला खुला और पहला शिलान्यास हुआ तो इसी के हाथ से उन्होंने पहला पत्थर रखवाया था। हालांकि वो फिर से शिलान्यास किया अभी प्रधानमंत्री ने जाकर के। तो आप देखेंगे कि टोकनिज्म चल रहा है। अंबेडकर को राष्ट्र ऋषि बता रहे हैं,
अंबेडकर की प्रतिमा उनके पथ संचलन में सबसे आगे करके, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर हिंदुत्व के बहुत करीब के इंसान थे। वो भगवा झंडे को इस देश का झंडा बनाना चाहते, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। वो तो आरएसएस के कैंप में भी गए, बहुत प्रभावित हुए। वो 370 धारा के खिलाफ थे। वो मुस्लिम के भी उन कुछ सेलेक्टेड कोटेशन रेफरेंस को काट करके वो ले आते हैं कि देखो कितने मुसलमान विरोधी भी थे। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अंबेडकर ने या जितने भी दलित आइडियल लोग हैं उन्होंने हिंदुत्व के लिए ही काम किया या इनकी विचारधारा के लिए ही काम किया। तो आरएसएस कहने के लिए कुछ भी कहता रहे, लेकिन आप अगर उसके भीतर घुस के देखेंगे तो वो कर क्या रहे हैं। देखिए, रिजर्वेशन जब भी बात आएगी तो आरक्षण के खिलाफ वो बात करते हैं और खुल के बात करते हैं। फिर उनका कोई एक बड़ा पदाधिकारी अपना यूटर्न ले लेता है, वो कहता है नहीं हम तो आरक्षण के समर्थक हैं। लेकिन मैं आरएसएस में रहते हुए भी और आज बाहर होते हुए भी मैंने ये महसूस किया कि उनका जो पूरा काडर है भयंकर एंटी रिजर्वेशन काडर है। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के जो 2 अप्रैल को बहुत बड़ा एक आउटरीच हुआ, बहुत आंदोलन चला, उसमें राजस्थान में 6 जगहों की एफआईआर में ये एफआईआर दर्ज है दलितों की तरफ से कि आरएसएस के कार्यालयों से लोग निकले और दलित आंदोलनकारियों पर उन्होंने हमला किया, जय श्री राम या हर हर महादेव के नारे लगाते हुए भगवा झंडा लेकर के। तो ये आप कैसे इनको मानेंगे? ये तो इनके देखिए कथनी कुछ भी कहें, ये आचरण में पूरी तरीके से दलित आदिवासी और पिछड़ा विरोधी लोग हैं, लेकिन मूर्ख बनाए रखते हैं अपने नारों की वजह से, अपने भाषणों की वजह से। और जब मुसलमान से लड़ना है, क्रिश्चियन से लड़ना है, तब उनको हिंदू बना करके उनके सामने कर देते हैं। बाकी समय में वो दलित हैं, बाकी समय में वो आदिवासी हैं, बाकी समय में पिछड़ा है। भंवर जी, इसमें 2014 से अगर हम लोग एक गवर्नमेंट रिपोर्ट की माने तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में 10 गुना क्राइम्स अगेंस्ट दलित बढ़ चुके हैं। आप ये मानते हैं कि 2014 के बाद जो एक मनुवादी और एक ब्रह्मानिकल फोर्सेस सत्ता में आई, क्या उसका एक नतीजा है कि दलितों पर उत्पीड़न और दलितों पर एट्रोसिटीज और बढ़ गई हैं? हाँ, ये तो बहुत साफ है, क्योंकि जो एट्रोसिटी करने वाले तबके हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। उनको लगता है कि हम सत्ता में हैं, अभी हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और शासन प्रशासन में जब उनके लोग बैठे हुए हैं तो वो खुल करके एट्रोसिटी कर सकते हैं। और एट्रोसिटी करने के बाद में जब भी कोई बात उठेगी तो प्रशासन दबा देगा, और एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमे दर्ज होंगे तो उसमें जांच नहीं होने देंगे, जांच होगी तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे, या वो मामला अगर पहुंच भी गया कोर्ट तक तो कोर्ट में नहीं चलने देंगे। तो इस समय पूरी तरीके से हर इंस्टीट्यूशंस पर पूरा हिंदुत्व फोर्सेस का कब्जा है, और उनका जो काडर है वो बहुत ज्यादा इस उसमें है, बहुत एक दंभ में है, एक प्राइड में है, और उनको लगता है कि हम मिटा देंगे इन तमाम लोगों को। तो ये जो कास्ट एट्रोसिटी इंक्रीज हुई है उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पूरा शासन का इसमें उनको सहयोग है। और आप तमाम घटनाओं पे देखिए कि सबसे पहले ऐसी कोई भी घटना होती है तो सरकार डिनाई करती है। रोहित वेमुला का हुआ तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो दलित था। ऊना में कुछ हुआ तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। हाथरस की बेटी के साथ हुआ, उनका कुछ हुआ ही नहीं, उसके साथ रेप ही नहीं हुआ। अभी दिल्ली कैंट में भी वो क्या कर रहे हैं, वो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और जो लोग उसको आवाज उठा रहे हैं उनको कह रहे हैं झूठे लोग हैं। मीना कोतवाल के लिए कह रहे हैं मीना कोतवाल तो झूठी पत्रकार। अरे तुम कौन हो भाई, तुम सर्टिफिकेट कौन दोगे हमारे, और हमारी पीड़ा को हमारे लोग रखेंगे नहीं क्या, बाहर नहीं रखेंगे क्या? लेकिन जब आप बात रखते हैं तो इस सरकार में ऊपर से नीचे तक बैठे हुए लोग पूरी तरीके से डिनाई कर, मतलब जो ये डिनायल बढ़ा है इस सरकार में वो भयंकर है। और पूरी ब्यूरोक्रेसी में भी ये मैसेज है कि ये सरकार एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है। तो वो आराम से इस तरह की घटनाएं जो होती है उसके प्रति आंखें मूंदे रहते हैं, और कई बार तो एक्यूज्ड के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। मीना जी, इसमें मैं आपको लेके आना चाहूंगा। भंवर जी ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल होता है। जब भी कोई ऐसी अट्रॉसिटी होती है तो मामले को दबाने में इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अब इंस्टीट्यूशंस की अब अगर हम बात करें तो दिल्ली कैंट में भी जो हादसा हुआ उसमें वहाँ का समाज ये मानता है कि पुलिस ने अक्यूज्ड को, चाहे वो पंडित हो या चाहे वो काम करने वाले लोग हों, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर उनका समर्थन दिया पुलिस ने।
जो विरोध कर रहे थे इस अट्रॉसिटी का, उन पर लाठियां बरसाई, उनके खिलाफ उसकी फैमिली की हरास किया गया। तो इसमें ट्रेंड बन चुका है किसी भी एक दलित अट्रॉसिटी को ढक देने का। उसमें अब आगे जो बहुजन समाज है वो इसमें आगे क्या कर सकता है, ये आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा। देखिए, बहुजन समाज में भी अभी जागरूकता की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। दिल्ली में जिस समाज ने सरकार बना दी, केजरीवाल सरकार, सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वाल्मीकि समाज का गया था, लेकिन यहाँ पर भी वाल्मीकि समाज इस तरह से नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उस तक वो खबर ही नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि कौन किस मीडिया पर वो भरोसे बैठे हैं। तो एक तो यहाँ पर इसकी जागरूकता की बहुत कमी है। और रही बात, जब इस तरह के मामलों को भवन सर ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार जो है, यहाँ की प्रशासन शासन जो भी है इस यहाँ पर, वो मानने को मना कर देते हैं कि भैया इस तरह का केस हुआ है। चाहे हम लोग हाथरस वाले मामले में देखें, हाथरस वाले मामले में देखिए, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वही पंचायत कर रहे हैं, कई सारे गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि वहां पे 144 लगी हुई है, तो भी लोग इकट्ठा होते हैं। दिल्ली में आप देखिए, पहले मानने को तैयार नहीं थे कि इसके संग रेप हुआ है, मतलब पुजारी की बातों पर विश्वास किया जा रहा है, जो कल्प्रिट है। पुलिस भी क्या कह रही है कि नहीं, इसकी जो मौत है वो इनकी वजह से नहीं हुई, करंट लगने की वजह से हुई है, इसके दिन कोई रेप नहीं हुआ है। तो आप किसकी बात मानेंगे, विक्टिम की मानेंगे कि जो कल्प्रिट है उसकी बात मानेंगे आप लोग? वहीं हमें कठुआ वाला मामला भी याद है। कठुआ वाले मामले में भी क्या हुआ था, कौन लोग जो है फौज निकाल रहे थे कल्प्रिट के मामले में। देखिए, हमारे जो कानून पूरा अच्छे से समझते हैं, वही लोग, सारे वकील जो है उनके पक्ष में उतर आते हैं। तो ऐसे तमाम उदाहरण है हम लोगों के पास में, जो इस समाज के साथ कुछ गलत होता है तो प्रशासन मानने को तैयार नहीं होती, ताकि ये मामला दब जाए। अब मेरे पर ही कई लोगों ने मुझे कहा कि इस मामले को आप कवर करना बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं है, जो होना था वो हो गया। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब तक यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं, तब तक मैं आऊंगी ही, क्योंकि ये मुझे, इन्हें भी अधिकार मिला है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने मुद्दों पर, हम अपने अधिकार के लिए लड़े। तो मुझे भी यही अधिकार मिला हुआ है कि मैं इनकी बात जो है, सब तक तो नहीं लेकिन कुछ लोगों तक तो पहुंचा सकती हूँ। तो मैं वो कोशिश करती हूँ यहाँ पर। और हम किसके भरोसे बैठेंगे, हमारे हमारे पास तो कोई और है भी नहीं ना, हमारे पास विकल्प ही नहीं है। हम लोग क्यों खड़े हुए, हम जैसे यूट्यूबर्स क्यों बने? जब हमें दूसरी जगह जगह मिल जाती तो हम ये बना ही नहीं पाते हैं। जब वहीं पर सब कुछ सही रहता तो हम ये क्यों बनाते हैं? बात तो यही है ना। हम कई सारे डेटा रिसर्च कहते हैं कि IMC में पढ़ी हूँ, IMC में हर साल कितने कईयों बच्चे निकलते हैं इस समाज के, दलित आदिवासी निकलते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? उनका कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। तो ये दिक्कतें क्यों आ रही है, ये यूट्यूबर्स क्यों बन गए? उनको क्या पड़ी है भाई, अपने भाग रहे हैं, धूप में भाग रहे हैं, बारिश में भाग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो भी इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया ना कि भाई हमारे मुद्दे कोई नहीं उठाएगा। लगभग 100 साल पहले भी क्या हुआ था, बाबा साहब ने मुद्दा क्यों शुरू किया था, उनको उसी समय समझ में आ गया था। जो मीडिया है वो हम लोगों से चालाकी कर रही है, इनको TRP तो हमारे मुद्दों पर चाहिए, लेकिन ये हमारे मुद्दे उस तरह से नहीं उठाएंगे जिस तरह से हम उठाएंगे। ये हमारा दर्द तो बता देंगे, क्योंकि इनको TRP सब जगह भी दिखानी है ना, सब तरह लोगों को दिखानी है, एक पक्ष को ही कैसे दिखा सकते हैं, लेकिन ये अपने तरीके से दिखाएंगे। तो यही वजह सारी मुझे इसके पीछे नजर आती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भंवर जी का, मीना जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप लोग जुड़े और हमारे मंच को दलित अट्रॉसिटीज पे इतनी इंफॉर्मेशन मिली। हम यही व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि दलितों की आवाज सुनी जाए, उनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड किया जाए, तभी इस समाज का प्रोग्रेशन और बेहतरी हो सकती है। सभी पैनलिस्ट को मेरा जय भीम और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।